हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि रीडिंग को स्पीड कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, रीडिंग जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली बच्चा फर्स्ट टाइम जब करता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है ना। स्लोली ही वो रीडिंग कर पाता है। तो इसमें हम स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, बच्चों का कोई भी एक चैप्टर लीजिए, उसको आप डेली पढ़ाइए, है ना। रीडिंग के लिए एटलीस्ट आपको आधा घंटा देना है। अगर रीडिंग प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आपको रोज़ रीडिंग करने की ज़रूरत होती है। तो आप एक पर्टिकुलर चैप्टर लीजिए, उसको हमेशा आधा घंटे के लिए रीडिंग करवाइए, ठीक है। उसमें नए वर्ड्स आएंगे, वो सीखेंगे, है ना। जो भी नए प्रॉब्लम आते हैं वो सॉल्व होते जाएंगे। डेली आप एक ही चैप्टर को रीड करते जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, अगर आप एक ही चैप्टर को 5-6 बार पढ़ेंगे तो उसमें उसके स्पीड हो जाएगी। एंड दूसरी बात है कि नए प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं उसका भी सॉल्यूशन निकलते जाएंगे। तो डेली डेली पढ़ते पढ़ते वो बहुत अच्छा स्पीड पकड़ लेगा। फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि बच्चे को अब अच्छी तरह से आ गए हैं तो थोड़ा सा चैलेंज देने के लिए आप उनको कोई भी स्टोरी दे सकते हैं, है ना। जो शॉर्ट स्टोरी पढ़ने के लिए दे सकते हैं या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे सकते हैं। एंड और एक बात है कि पेरेंट्स क्या कहते हैं, उन पेरेंट्स को लगता है कि अब इंग्लिश की रीडिंग आ गई है तो अदर सब्जेक्ट के भी आ जाएंगे। बट ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है पेरेंट्स में। देखिए, इंग्लिश का रीडिंग आना और दूसरे सब्जेक्ट का रीडिंग कर पाना दोनों बहुत अलग है ना। सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। इंग्लिश अलग है, ईवीएस अलग है, एंड कंप्यूटर या मोरल वैल्यू या जीके जो भी आप सब्जेक्ट कहें, दिस ऑल आर वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। इसमें कोई भी सिमिलैरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इंग्लिश रीडिंग कर पाते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट का अगर आप रीडिंग कर पाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको ऑब्वियसली दूसरा सब्जेक्ट का भी रीडिंग आना ही चाहिए। देखिए, दूसरा सब्जेक्ट के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम निकालना होगा, उसके लिए भी अलग सा रीडिंग करना होगा। बिकॉज़ जो वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, वो अलग सब्जेक्ट में बहुत अलग होते हैं, उसमें कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं। तो आपको भी अगर ईवीएस का प्रॉब्लम है तो आप उनको बैग एक्सरसाइजेस का रीडिंग करवाइए बार बार, या क्वेश्चन आंसर रीडिंग करवाइए। फिर कंप्यूटर का भी हुआ, अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम है तो आप कंप्यूटर का क्वेश्चन आंसर कराइए बार बार, मतलब उसी को रिपीट कराइए या बैग एक्सरसाइजेस को कराइए। जैसे आपका बैग एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं तो आप उसको फिर पूरा बुक एज अ होल, आपका जो बुक है उसको रीडिंग करवा सकते हैं, है ना। 50% जो आपने पीछे क्वेश्चन आंसर या वर्कशीट में किए हैं, अब आपको फुल पूरा बुक पढ़ना है, तो वैसे करके आप चैलेंज दे सकते हैं। देखिए, आप ये मान के मत चलिए कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट का इंग्लिश है और अदर सब्जेक्ट का इंग्लिश है दे आर सिमिलर। ऐसा गलती मत कीजिए, दे आर नॉट सिमिलर। कोई उसमें सिमिलैरिटी नहीं है, बिकॉज सब्जेक्ट आर डिफरेंट, वर्ड्स एंड टर्म्स आर ऑल्सो डिफरेंट। तो उसके लिए भी आपको अलग सा रीडिंग करवाना होगा। आप हफ्ते में हर दिन 2-2 करके आप ले सकते हैं। 2 दिन इंग्लिश, 2 दिन ईवीएस, 2 दिन आप कंप्यूटर या जो भी आपका और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसका रीडिंग रेगुलर आपको कराना ज़रूरी है। ओके। एंड दूसरा और एक ये बात है कि बच्चे क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं ना। ये भी एक मुझे फीडबैक मिला है कि मैम, बच्चे क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं समझते हैं, उनको क्वेश्चन समझने में ही प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ये बात सही है कि बच्चे को ऑब्वियसली होगा क्वेश्चन समझने में, क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चे को क्वेश्चंस पे कभी ध्यान देते ही नहीं। बच्चे क्या, हम एक ही बार क्वेश्चन पढ़ने देते हैं ना, एक बार पढ़ो क्वेश्चन फिर आंसर को 10 बार याद करो, जबकि ये गलत है। क्वेश्चन को आप 10 बार पढ़ना है, जितना आंसर पढ़ोगे क्वेश्चन को भी उतना ही बार आपको पढ़ना है। तो मैं बच्चे को यही कहती हूँ कि पहले क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ लो, क्योंकि 3-4 बार पढ़ने से क्या है, उसमें पर्टिकुलरली क्या पूछा गया है बच्चा उसमें फोकस कर पाएगा। एक बार करता है तो बस ऐसे ही नॉर्मल रीडिंग कर पाता है, फिर 2-3 बार करेगा तो बार बार उस पर फोकस रहेगा ना कि पूछा क्या है। तो हमेशा जब भी आप आंसर के पीछे कभी मत भागे। देखिए, आंसर लिखने के पहले तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, एंड क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार की जो रीड करते हो तो उतना से नहीं होगा। तो एटलीस्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए
आपको एटलीस्ट 4-5 बार पढ़नी पड़ेगी, पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम में ही आप 5 बार पढ़ें। थोड़ा पहले से जो घर में हम प्रैक्टिस करवाते हैं, उसमें आपको क्वेश्चंस 4 या 5 बार तो पढ़ना ही है। उनको आप खुद से इंटरप्रेट कीजिए कि इसमें पूछा क्या गया है, खुद ही आप समझिए कि क्या पूछा गया है, तो उसके हिसाब से आपको फिर आंसर पढ़ना है। देखिए, ये क्वेश्चंस हमें कब डिफ़िकल्ट लगते हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम, है ना? क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमेशा आपको 5-6 क्वेश्चंस तो ट्रिकी में ही पूछा जाता है, जिससे कि बच्चा थोड़ा-सा अपना खुद का भी जो आपके खुद एक्सप्रेशन है वो उसमें क्वेश्चन पेपर में जब हम करते हैं ना, बच्चे का भी वर्ड को एक्सप्रेस जो कैसे करते हैं वो भी देखा जाता है। तो उसके लिए क्वेश्चंस थोड़ा-सा ट्रिकी वे में देते हैं, लेकिन आंसर्स बहुत ईज़ी होते हैं। तो यही प्रॉब्लम आती है कि बच्चे इंटरप्रेट नहीं कर पाता है क्वेश्चन को, क्योंकि वो एक ही बार पढ़ते हैं ना क्वेश्चन, इसलिए। तो पहले से उनको यह हैबिट रखें कि 5 बार एटलीस्ट आपको पढ़ना है, फिर उसको इंटरप्रेट खुद करना है, या नहीं आती है तो आप पूछिए, बट हमेशा फ़ोकस आपका क्वेश्चंस में पहले होना चाहिए। बच्चे बोलते हैं, मैं उनको जब कहती हूँ ना कि 5 बार पढ़ो, मैम आंसर तो इम्पोर्टेंट है, आंसर तो मुझे याद है, ऐसे बोलते। देखो, आंसर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मेन थिंग है सवाल, क्वेश्चंस, ओके, उसको इंटरप्रेट करना। तो यही कुछ बातें हैं जो आप फॉलो करेंगे, या बच्चे को आप थोड़ा उनको बताएंगे, हाईलाइट करेंगे ये सब बातों का, तो बच्चे ऑब्वियसली बहुत इम्प्रूव करेंगे। देखिए, इंग्लिश हमेशा इतना मतलब हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक सेकेंड लैंग्वेज है ना। सेकेंड लैंग्वेज पढ़ना बहुत मुश्किल होती है, उसको समझना, उसको इंटरप्रेट करना रियली बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो आप धीरे धीरे इसी तरह से काम करेंगे तो आप साल भर में बहुत इम्प्रूवमेंट उनमें दिखेंगी। तो आप इसी तरह से वर्क कीजिए उन पे, तो आपको इम्प्रूवमेंट एंड ऑफ द ईयर आपको पक्का देखने को मिलेंगे, है ना? ये नहीं कि 1 महीना 2 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगी, बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। रीडिंग क्या है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम। सो एंड ऑफ द सेशन आप पक्का उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट पाएँगे, अगर आपने इस तरह से उनको सॉर्ट आउट किया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।